मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सखाओं, मेरे मित्रों, आज की सुबह का आपको राम राम। आपके राम जी को मेरा राम राम। आज के सुप्रभात का अभिनंदन, प्रणाम। आज की वार्ता में हम कल की वार्ता पे एक कड़ी जोड़ते हुए ये बात करेंगे कि संस्कारों में कितनी शक्ति होती है और संस्कार कितने शक्तिशाली होते हैं। संस्कार किस लिए शक्तिशाली होते हैं कि हम जरा विचार करके देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और हम विज्ञान का भी सहारा लेंगे। जो बातें हम करेंगे, जो सत्संग हम करेंगे, उसको अगर हमने विज्ञान का आधार नहीं बनाया तो हम सुनी सुनाई इधर उधर की बातें जो हमने कभी अखबार से पढ़ ली, कभी किससे सुन ली या किसी प्रवचन में सुन ली, हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। और विश्वास हम इसलिए कर लेते हैं, इसका भी एक कारण है कि हमारा प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हमारे पास ज्ञान है। आज जो महामारी फैल रही है चारों तरफ इस ज्ञान की, उसमें सभी व्हाट्सएप पे जो भी ज्ञान की बात दिखती है, छोटे मोटे ज्ञान की बात या जो समसामयिक घटना चक्र पे, तो उसको हम आगे पोस्ट करते हैं, आगे शेयर करते हैं, और इस इच्छा के साथ में कि जिसको हम शेयर कर रहे हैं, जिस मित्र को हम भेज रहे हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमने इस ज्ञान को समझा है, तुम भी समझ लो। ये एक छद्मवेशी अपने दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं। अगर हमने सत्य का अन्वेषण नहीं किया, सत्य को महसूस नहीं किया, उसको बहुत गहराई से अनुभूति नहीं करी, अनुभव नहीं किया, और वो अनुभव भी कहीं ऐसा ना हो कि इस बाह्य माया रूप में जंजाल में फंस जाए अंधविश्वास के, तो विज्ञान का सहारा लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि विज्ञान की जितनी क्रिया और प्रक्रिया है अन्वेषण की, वो बहुत सी रीडिंग्स, बहुत सी ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा किया जाता है, और हर काल में, हर जगह में, हर देश में, हर परिस्थिति में उस तथ्य का अन्वेषण होता है, उसका परीक्षण होता है। और वो सारे तथ्य जब चारों तरफ से एक मीन एवरेज में सत्य की ओर इशारा करते हैं, तब जाकर कहीं वो सत्य प्रकाशन में आता है। विज्ञान की बड़ी बड़ी जर्नल्स में तभी छपता है, तब उसको चारों तरफ से परीक्षण कर लिया जाता है। बहुत से विज्ञान के ऐसे तथ्य हैं जिनको बाहर आने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी है परीक्षण की, और जब तक ये परीक्षण नहीं हो जाते पूरे विश्व में, तब तक उसको प्रकाशित नहीं किया जाता। और ऐसी ऐसी साइंटिफिक जर्नल्स हैं जिनमें प्रकाशित होने का मतलब है कि ये असलियत में सत्य है, क्योंकि वो जब तक पूरे विश्व में परीक्षण नहीं हो जाएगा उस सत्य का, तब तक वो नहीं छापेंगे, वो प्रकाशित नहीं करेंगे। आपने इधर उधर से डाटा इकट्ठे कर लिए और ऐसी बुक कुकिंग कर ली, डाटा कुकिंग कर ली, और आपने वहाँ भेज दिया, तो कभी भी आपका
साइंटिफिक जर्नल में आपका लेख नहीं छपेगा। विज्ञान के तथ्य और इनका सहारा और इनकी अनुभूति बहुत जरूरी है। और जब तक इनको हम अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे, अपनी आत्मा की प्रयोगशाला में, हमारी अपनी प्रयोगशाला में जब तक हम इनको महसूस नहीं करेंगे, इनका परीक्षण नहीं करेंगे, इनको अनुभव नहीं करेंगे, इनकी अनुभूति नहीं करेंगे, तब तक हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि हम आगे ना फैलाएं। हमें सत्य पे आधारित रहना है। और अगर सत्य का ही हान हो गया तो हमारी इस जबानी जमा खर्च का, हमारी इस क्रिया का, हमारे इस प्रयास का कोई फायदा नहीं, और न समाज को कोई फायदा होने वाला है। केवल मात्र एक ही फायदा होगा कि हमारी फोटो छपेगी, लोग तालियां बजा देंगे और हम फूल के बहुत बड़ा अहंकार पाल लेंगे जो अज्ञान पे आधारित अहंकार है। और वो अहंकार हमारे कोई काम नहीं आएगा सिवा हमारा नुकसान करने के। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना बड़ा छद्मवेशी नेता बन गया, समाज का अगुवा बन गया, लेकिन वो थोड़े दिनों के लिए पानी के बुलबुले हैं। जब तक सत्य का आधार नहीं होगा, ये जीवन बुलबुला है, इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। हम माया के चक्कर में घूम रहे हैं, हम झूठ के परपंच में घूम रहे हैं। और हम किसी भी झूठ को अगर बार बार बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे, तो वो हमें सत्य के रूप में स्थापित होकर वो हमें सत्य जैसी ही लगेगी। उसको योग की भाषा में भासना बोलते हैं, वैसे ही भाषित होने लग जाती है। जैसे चंद्रमा एक शांत झील के हल्की हल्की लहरों से उठने वाली लहरों पर एक चंद्रमा सहस्त्र चंद्रमा बन जाते हैं, और ऐसे लगता है कि बहुत से चंद्रमा बन गए हैं, लेकिन वो भासना है, वो सत्य नहीं है। हम कह उठे, चिल्ला उठे कि हमने इतने चंद्रमा बना दिए, तो हम भूल भुलैया में। तो हमें सत्य का सहारा लेना है, हमें विज्ञान का सहारा लेना है, और हमें इस उत्तरदायित्व को निभाना है कि हम संसार में वही बोलें, वही लिखें और वही सोचें जिससे समाज का और लोक कल्याण का और जगत कल्याण का साधन बनता हो, जिससे जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता हो। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम वो बातें ना करें और उन बातों को ना फैलाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि संस्कार की शक्ति और इसका विज्ञान का आधार हमें पढ़ना चाहिए, हमें विज्ञान को पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति का ये धर्म है। अगर आप सत्य की साधना करना चाहते हैं, सत्य की पालना करना चाहते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप विज्ञान को पढ़ें। और जो लेटेस्ट रिसर्च है, जो फ्रंटियर साइंस है, जो रिसर्च आज हो रही है, जो अन्वेषण आज हो रहे हैं विश्व की प्रयोगशालाओं में, उनको पढ़ें और थोड़ी सी जिज्ञासा रखें और इस जिज्ञासा को साकार रूप देते हुए विज्ञान का सहारा लें। और विज्ञान के सहारे से ही हम सत्य का अन्वेषण कर सकते हैं, सत्य की अनुभूति कर सकते हैं, सत्य का अनुभव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्री कॉग्निटिव कमिटमेंट्स की। मैं क्षमा चाहूँगा मेरे मित्रों से, सखाओं से, कि मेरे पास इसकी हिंदी नहीं है।
मैं हिंदी में इसकी बात नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है कि इनको क्या कहा जाता है हिंदी में। अगर किसी सखा को, किसी मित्र के पास अगर इसका ज्ञान हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। प्री कॉग्निटिव कमिटमेंट्स वो होते हैं जो बचपन के संस्कार होते हैं, और वो हमारे मस्तिष्क में हार्ड वायरिंग हो जाती है। वो हमारा प्राइमरी सर्किट है। हमारा मस्तिष्क एक नेटवर्किंग के जरिए कार्य करता है, और नेटवर्किंग के जरिए के साधन से हमारे साइनेप्स जब फायर करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं, तो जैसे ही हम नई बात को सीखेंगे एक नया नेटवर्क बन जाएगा हमारे मस्तिष्क में, हमारे स्नायु तंत्रों में। और जैसे ही हम उस बात को कभी याद करना चाहेंगे आज से 5 साल बाद में, तो वो सर्किट वापस रिप्ले होगा, वापस वो फायर होंगे। ये न्यूरोसाइंस की फ्रंटियर साइंस बताती है हमारे को कि प्री कॉग्निटिव कमिटमेंट्स जो हम बचपन में सीख लेते हैं वो जीवन भर हम उनको सत्य मान लेते हैं, क्योंकि वो हमारे प्राइमरी सर्किट्स हैं। उन प्राइमरी सर्किट्स के ऊपर दूसरे सारे सर्किट, दूसरे नेटवर्किंग होती है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि वो जड़ें हैं, और जड़ों के ऊपर तना होता है पेड़ का, और पेड़ के तने के ऊपर शाखाएं होती हैं, और शाखाओं पे फिर छोटी शाखाएं निकलती हैं, और उन शाखाओं पे फिर पत्तियां और फूल निकलते हैं। इससे पेड़ बनता है। लेकिन जड़ प्राइमरी सर्किट है, जड़ संस्कार है। और इसका उदाहरण जो विज्ञान ने इसका अन्वेषण किया है कि अगर किसी हाथी के बच्चे को, ये परीक्षण हुए हैं साइंस के, विज्ञान के, अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में केरल राज्य में हाथी को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है कि हाथी के बच्चे को एक मोटी सांकल से, लोहे की सांकल से बांधा जाता है, और वो हाथी का बच्चा उससे मुक्त नहीं हो पाता, और धीरे धीरे जैसे समय के साथ में उसका मस्तिष्क ये बात मान लेता है कि मैं इस चेन को तोड़ के नहीं जा सकता कहीं भी, मेरे को इससे बंधा रहना है। और जब वो अपनी नियति को स्वीकार कर लेता है कि मैं इसे छुड़ा के नहीं जा सकता, तो वो उसको सत्य मान लेता है, क्योंकि वो बार बार घट चुकी है वो बात। और जैसे ही 100 बार घट जाती है कोई बात, तो उसको 100th मंकी फिनोमिना कहा जाता है, 100वां बंदर, ऐसा घटना चक्र। तो वो हाथी हमेशा के लिए, वो हाथी का बच्चा हमेशा के लिए ये मान लेता है कि मैं सांकल को तोड़ नहीं सकता, मेरे में इतना सामर्थ्य और शक्ति नहीं है, मैं इसको तोड़ नहीं सकता, तो मेरे को बंधे रहना है, ये मेरी नियति है। उसके बाद वो हाथी भीमकाय हाथी के रूप में परिवर्तित होता है वो बच्चा, और इतना बड़ा हाथी कि वो पेड़ को उखाड़ दे। उस सांकल की तो हैसियत ही क्या है। लेकिन अब उस सांकल को छोड़ दिया जाता है, दूर रख दिया जाता है, और इस बड़े भीमकाय हाथी को एक साधारण रस्सी से बांधा जाता है। और ये भीमकाय हाथी उस साधारण रस्सी को भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसकी नियति, उसने वो नियति को स्वीकार कर लिया है कि मैं तो तोड़ तो सकता ही नहीं। जब ये नियति को स्वीकार कर लेता है मानव मस्तिष्क या कोई भी जीव का मस्तिष्क, तो वो उसको सत्य मानने लग जाता है, और वो जीवन पर्यंत उस एक कच्चे धागे से बंधा हुआ भी कभी तोड़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो समझता है
कि मैं तो इसे ऐसी साकल से बंधा हूं जिससे मैं बाहर निकल ही नहीं सकता, और उसको सत्य मानकर वो वैसा ही जगत व्यवहार करता है। ये हाथी के साथ की घटना है जिसका वैज्ञानिक परीक्षण हुआ है, अन्वेषण हुआ है। इसको प्री कॉग्निटिव कमिटमेंट कहते हैं कि आपने स्वीकार कर लिया और जीवन पर्यंत आपने स्वीकार कर लेंगे उसको वैसे ही रहने का। तो जीवन में की शुरुआत में संस्कारों में अगर 2+2 को, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, क्योंकि दिमाग तो एक कच्ची अवस्था है, एक ऐसी अवस्था है मानव के दिमाग की जो बहुत भोला है, भोला भंडारी है। वो तो कोई सॉफ्टवेयर लेके ही नहीं आया है, उसमें कोई सूचना ही नहीं है, वो तो टेबुला रासा है, जैसा दार्शनिक अरिस्तु ने कहा था। यूनानी दार्शनिक अरिस्टोटल ने एक शब्द दिया था टेबुला रासा, ग्रीक भाषा का शब्द है ये, कि क्लीन स्लेट, मानव का शिशु एक क्लीन स्लेट बन के आता है इस संसार में। दूसरे जीव तो फिर भी अपना सॉफ्टवेयर लेके आते हैं। बकरी का बच्चा थोड़ी ही देर में सब कुछ जानने लग जाएगा, थोड़ी ही देर में, जब तक उसकी मसल्स टोन अप हो जाएंगी तो उसको पता है कहाँ दूध है, कैसे उसको किसी खतरे से बचना है, किसी हिंसक जानवर से बचना है, उसको कहाँ छुपना है। ये सब कुछ घंटों में सीख जाएगा। लेकिन आदमी का बच्चा 3 साल तक तो अगर अंगुली नहीं पकड़ाओ तो रेंगता रहेगा, क्योंकि वो ऐसा भोला है। तो ये जो प्राइमरी सर्किट जो हम संस्कार के जरिए लिखते हैं, जैसी हम शिक्षा देते हैं हमारे बालक को, और देते ही नहीं है, जो उसकी चारों तरफ घटती है। अगर हम हमारी धर्मपत्नी के साथ में झूठ बोलते हैं तो भी उसकी आत्मा को पता है कि पापा ने झूठ बोला है, और वो आपसी की नकल करेगा। सबसे पहले मानव का बच्चा नकल करके सीखता है, और वो एसोसिएटिव लर्निंग से, माता पिता के व्यवहार से, माता पिता के आपस के व्यवहार से, और उसके चारों तरफ के घटना चक्र से, जो उसके घर में घट रहा है, जो उसके बाल्यकाल में घट रहा है, उससे वो सीखता है। उसके बाद में हमारे जो वाणी से, जो हम शब्दों से उसको सिखा रहे हैं, उसको सीखता है, अक्षर ज्ञान होता है, और वो भाषा सीखता है। जैसे माँ बाप भाषा बोलते हैं, वो हमारे होठों को वैसे ही देखता है जैसे एक गूंगा व्यक्ति देखता है। एक एक होठ की क्रिया को वो वॉच करता है, ऑब्जर्व करता है, और वो भाषा ज्ञान सीखता है। ये प्राइमरी सर्किट हैं मानव मस्तिष्क के, इसलिए इनको प्री कॉग्निटिव कमिटमेंट्स कहा गया है। ये प्राइमरी सर्किट है, ये बदलते नहीं हैं। इनको बदलने के लिए आपको समाधि अवस्था में योग की उन क्रियाओं का सहारा लेना पड़ेगा कि आप एक एक व्रत को, एक एक पैटर्न को चुन चुन के इन कांटों को बाहर निकालें, और वो बहुत समय लगता है, उसमें बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, और एक साधारण व्यक्ति के पास वो समय नहीं होता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप एक मछलियों का समूह लें और एक कांच के बर्तन में उसको रख दें पानी में, और वो मछलियों का समूह है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, और वो पानी में यात्रा करता रहता है। अब आप उन मछलियों के उस कांच के बड़े टैंक में आप एक विभाजन कर दीजिए दूसरी कांच की प्लेट से, और उसके 2 हिस्से कर दीजिए।
जिससे मछलियां आधी आधी बट जाएं। अब आप देखेंगे कि इधर वाली मछली अपने हिस्से में घूम रही है और इधर वाली मछली अपने हिस्से में घूम रही है, क्योंकि बीच में आपने एक विभाजन करने वाला कांच का दीवार कर दी। अब वो आती हैं लेकिन उस कांच की दीवार से टकरा के वापस चली जाती हैं। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद वो अपनी नियति को स्वीकार कर लेंगी। उसके बाद आज कुछ सप्ताह के बाद आप उस कांच की दीवार को बाहर निकाल दीजिए। अब वो कांच की दीवार उसमें है ही नहीं, लेकिन आप देखेंगे, ये वैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं कि आप ये देखेंगे कि वो मछलियां उसी में घूम रही हैं और वो उस अदृश्य कांच की दीवार को अभी भी वास्तविकता मान रही हैं, सत्य मान रही हैं कि यहाँ कांच की दीवार है, हम उधर तो जा ही नहीं सकते अपने मित्रों के पास में, तो वो अपने अपने दायरे में घूमती रहेंगी। इसको प्रीकॉग्निटिव कमिटमेंट्स कहते हैं। एक तीसरा उदाहरण और है, हम मक्खियों की बात करें। आप फ्लाइज को, जो हाउस फ्लाई होती हैं, घर में जो मक्खियां होती हैं, आप उन्हीं मक्खियों को ले लीजिए और एक कांच के जार में 4-5 मक्खियों को कैसे भी पकड़ के उसके जार के अंदर रख दीजिए और ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। इतना सा ढक्कन रहे कि उसमें से हवा जाती रहे, उनको सांस मिलता रहे और वो कुछ दिनों के लिए उस जार में बंद रहें। कुछ दिनों के बाद में अगर आप उस ढक्कन को हटा देंगे तो भी वो मक्खियां बाहर नहीं जाती, वो अपनी नियति को स्वीकार कर लेती हैं कि हमें तो इस जार में ही रहना है हमेशा के लिए। ढक्कन हटाने के बाद भी वो नहीं बाहर जाती, क्योंकि उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके स्नायु तंत्र में ये नेटवर्क बन चुका है और सत्य का रूप ले चुका है। उन्होंने अपनी नियति को मान लिया है और ये पता भी नहीं चलता, ये स्वतः ही हो जाता है। कोई मजबूरी का पता भी नहीं चलता, ये तो मेरी मजबूरी है कि मेरे को इस नियति को स्वीकार करना है, इस फेट को स्वीकार करना है, इस भाग्य को स्वीकार करना है, ये स्वतः ही हो जाता है। ये जीव की चेतना की एक स्वचालित क्रिया है। ये तीनों उदाहरण जो प्रीकॉग्निटिव कमिटमेंट्स के हैं, जो प्राइमरी सर्किट हमारे में बनाते हैं, तो संस्कार की इतनी बड़ी शक्ति है कि जो संस्कार जीवन भर आप पे अमिट छाप छोड़ जाते हैं आपकी चेतना पर, और आपका जितना भी जगत व्यवहार है उसको ये प्रभावित करते हैं, आपकी सत्य की चेतना को भी प्रभावित करते हैं, और यहाँ तक कि आपको बाह्य जगत के इस रूप रंग में, इस माया जाल में और इस जंजाल में आपको ऐसा फंसाते हैं कि आप सत्य के दर्शन ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका तो नेटवर्किंग ये हो चुकी है, आपका सॉफ्टवेयर लिखा जा चुका है, और अगर आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर भर दिया है कि 2+2 6 होते हैं, तो आप जीवन पर्यंत 6 ही बोलेंगे। और अगर कोई 4 बोलने वाला आ गया और वो कहेगा कि 2+2 होते हैं, तो ये अक्सर पाया गया है कि लोग एक लठ निकालेंगे और वो 4 बोलने वाला सिर फोड़ देंगे, बोलेंगे हमारा तो 6 ही रहेगा, तू तेरा 4 कर ले। यहाँ तक अहंकार हो जाता है अपने ज्ञान का, अपनी मिस इन्फॉर्मेशन का, अपने अज्ञान का, अपने माया की भ्रांतियों का। तो सत्य के अन्वेषण के लिए, सत्य की अनुभूति के लिए, सत्य के अनुभव के लिए हमें सरल होना पड़ेगा और इस अहंकार को छोड़ना पड़ेगा।
हमें विद्यार्थी का भाव पैदा करना पड़ेगा कि हमें जहां से ज्ञान मिले हम लेंगे। हमें जीवन पर्यंत विद्यार्थी बनना पड़ेगा। तो फिर हमारे को ये अहंकार नहीं सताएगा कि मैं जो जानता हूं वही सही है और मेरे तो 2+2 6 ही होते हैं और कोई 4 करके बताए तो सही, मेरे को सीधा कर दूंगा। ये जो अहंकार का भाव है, और इस अहंकार में फिर हम अनाप शनाप बातें भी करते हैं, क्योंकि अहंकार के साथ में क्रोध जुड़ा हुआ है और क्रोध की अवस्था में मानव मस्तिष्क से विवेक शून्य हो जाता है। हम विवेक शून्य हो जाते हैं क्रोध की अवस्था में, और जैसे ही हम विवेक शून्य होते हैं तो हमारी जबान सबसे पहले मर्यादा तोड़ती है और हमारी जबान लड़खड़ाने लग जाती है और हम अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं, और यहाँ तक कि हम अब शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं, अभद्र भाषा बोलने लग जाते हैं, क्योंकि हम उस अहंकार में बहुत गहरे स्थापित हो गए हैं, क्योंकि हमने उस ज्ञान को पक्का मान लिया है, उसको सत्य मान लिया है। और अगर कोई कहेगा कि गाय और भैंस बराबर है, दोनों ही पशु है, गाय और भैंस में क्या फर्क है? जो गाय को दिव्य पशु मानता है और भैंस को भूतनी मानता है, वो हो सकता है कि आपके ऊपर किसी हथियार से वार कर दे कि आपने गाय को बुरा कैसे कह दिया और भैंस को अच्छा कैसे कह दिया। भैंस तो पलीत होती है, भूतनी होती है, भूत होती है। उसको अगर आप समझाएंगे कि विज्ञान के परीक्षण से ये सिद्ध हुआ है कि गाय और भैंस में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही मैमेलियंस हैं, दोनों स्तनधारी प्राणी हैं, बायोलॉजी ये समझाती है, जीव विज्ञान ये समझाता है, और भैंस ज़्यादा दूध देती है और भैंस का दही बहुत मीठा होता है और घी ज़्यादा निकलता है, भैंस ज़्यादा आर्थिक रूप से हमें सशक्त करती है और ऐसे एनवायरनमेंट में रह सकती है। अगर आप उसको ज्ञान की बातें बताने की कोशिश करेंगे तो वो आप पे लठन निकाल लेगा, क्योंकि वो प्री कॉग्निटिव कमिटमेंट्स का शिकार है। उसकी जो नेटवर्किंग है उसके दिमाग की, वो इतनी हार्ड वायरिंग हो चुकी है। सॉफ्ट वायरिंग वो होती है जो अभी हम सीख रहे हैं। अभी जो हमने नई बात जो सीखेंगे हमारे सत्संग में या हमारे वार्तालाप में, वो नए स्नायु तंत्र, नए साइनेप्स फायर करेंगे, आपस में संवाद करेंगे, एक नया नेटवर्क स्थापित करेंगे कि हमने एक नई बात सीखी है। ये सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्ट नेटवर्किंग है। लेकिन जो बचपन में जो हार्ड वायरिंग हुई है, क्योंकि उस समय तो क्लीन स्लेट था हमारा दिमाग, उसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं था, और जो सॉफ्टवेयर उस समय भर दिया गया वो प्राइमरी सर्किट है, वो पेड़ की जड़ें हैं, और वहीं से सारा अनुभव प्राप्त होता है, वहीं से पानी की सिंचाई होती है। वो जड़ें अदृश्य हैं, ये संस्कार अदृश्य हो जाते हैं और प्री कॉग्निटिव कमिटमेंट्स की तरह वो जड़ों की तरह छुपे रहते हैं। आपको पेड़ दिखता है, आपको तना दिखता है, विशालकाय पेड़ दिख रहा है, और अगर जिसने जड़ें नहीं देखी हो पेड़ की और उसको कहोगे कि इसके बहुत जड़ें हैं, बहुत बड़ी जड़ें हैं, और जितना बड़ा ये ऊपर है इससे कहीं ज़्यादा ज़मीन में है, हो सकता है कि वो आपका भयंकर विरोध करे, हो सकता है कि वो प्री कॉग्निटिव कमिटमेंट्स में स्थापित हुआ आपसे लड़ने लग जाए, आपका ऐसा क्रिटिसिज्म करने लग जाए और ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करने लग जाए। तो ये जो प्री कॉग्निटिव कमिटमेंट्स हैं, जो ये घटना चक्र, मनोवैज्ञानिक घटना चक्र जो हमारे में स्थापित हुआ है, इस घटना चक्र के कारण, इस नेटवर्किंग के कारण
इन प्रीकॉग्निटिव कमिटमेंट्स के कारण हमारा सारा जगत व्यवहार इससे प्रभावित होता है। और ये कमिटमेंट्स हमारे बचपन में, बाल्यकाल में, शिशु काल में स्थापित होते हैं। बाद की जो क्रियाएं हैं, जब हम थैला लेके, बैग लेके स्कूल जाने लगते हैं, वो सर्किट्स, वो नेटवर्किंग भी आधार बनाती है, लेकिन वो सारा आधार बाह्य है। जो जमीन में छुपा हुआ है, जो नींव है इस इमारत की, हमारे चरित्र की, जो पैंदा है, जो नींव है, ये प्री कॉग्निटिव कमिटमेंट्स के हिसाब से होते हैं, जो अदृश्य संस्कार हैं। अगर किसी को, किसी बालक को जो कभी अपने माता पिता से छुआछूत का सिद्धांत सीख जाता है और जो कुछ जातियों को बुरी मानने लग जाता है कि ये जातियाँ तो ऐसी ही हैं, ये जाति तो ऐसी है, इस जात वाले तो ऐसे होते हैं, इस जात वाले ऐसे होते हैं, वो जीवन पर्यंत उसमें विश्वास करता है और उससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है। उसका विवेक कहता है कि ये मेरा दोस्त, दूसरी जात वाला मेरा दोस्त, ये मेरा धर्म भाई, ये मेरा मित्र, ये मेरा भारत का भारतीय भाई कितना अच्छा है। बार बार उसके समझ में आती है कि कितना ईमानदार है, कितना सच्चा है, कितना मेहनती है, कितना ज्ञानवान है और कितना तपस्वी है। लेकिन बार बार उसके जो प्री कॉग्निटिव कमिटमेंट्स हैं वो उसको ओवर रूल कर देंगे और बार बार उसको उसी अवस्था में ले जाएंगे कि इस जाति वाले तो बुरे होते हैं, वो तो अच्छे हो ही नहीं सकते, इनमें तो कभी अच्छाई हो ही नहीं सकती, ये तो कभी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। तो इतनी बड़ी जेल है ये प्री कॉग्निटिव कमिटमेंट्स की कि हम इस जेल से बाहर नहीं निकल पाते। और इस जेल से बाहर निकलने के लिए महापुरुषों वाला संकल्प चाहिए, तपस्वियों वाला संकल्प चाहिए। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि माता पिता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वो भूलकर भी आपस के अंदर, दोनों आपस के अंदर पति पत्नी भी कभी गलत व्यवहार ना करें। ऐसा ओछा व्यवहार ना करें कि पति देव शाम को आए, उनको चाय नहीं मिली तो चिल्लाने लग जाए, क्या करती हो सारे दिन यहाँ। आपका बच्चा देख रहा है सब कुछ, वो निर्णय लेगा अपने दिमाग के अंदर, अपने मस्तिष्क में, और वो ये भी जानता है कि पापा शराब की बोतल खरीद के लाए हैं, उनके पास पैसे थे और अब बैठ के पिएंगे, और मम्मी खाना बनाएगी। जो सा व्यवहार हम करेंगे बच्चे के सामने, अगर हम बच्चे के सामने सिगरेट पिएंगे, नशा करेंगे और फिर हम बच्चे को समझाने जाएं मेरा बच्चा तो बेकार है, वो तो ये करता है, वो तो ये करता है, तो वो करेगा क्योंकि उसने आपसे सीखा है। आपसे उसने सारी चालाकियां, बेईमानियां और अच्छाइयां और दिव्यता दोनों सीखी हैं। आपका राक्षस रूप भी उसने देखा है, आपका दानव रूप भी देखा है और आपका दिव्य रूप भी देखा है। लेकिन हमारा दिमाग दिव्यता की तरफ बहुत जल्दी नहीं जाता है क्योंकि उसमें तपस्या है, उसमें तकलीफ है। सुबह 4 बजे उठने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो उस ब्रह्म गुण को नहीं लेना चाहेगा और लेट तक सोने की चेष्टा करेगा। तो वो स्वतः ही, क्योंकि आराम का काम है, निशाचर बनने की जो मानसिकता है कि 11-12 बजे तक उठो और रात शाम को घूमो और रात भर डिस्को जाओ, तो कुछ मानसिकताएं और आदतें जो उसने हमसे सीखी हैं वो वैसा ही बन जाएगा। वो ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठेगा? कि उसमें जोर आता है, उसमें तकलीफ होती है।
दिव्य गुणों में तकलीफ होती है, कठिनाई आती है, व्यायाम करने में कठिनाई आती है, शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई आती है, समय की साधना करने में कठिनाई आती है, बचत करने में कठिनाई आती है। लापरवाही में कोई कठिनाई नहीं होती, तो लापरवाही का गुण फट से सीख जाएंगे, चाहे पड़ोस से मिले या कहीं से भी मिले। लेकिन अगर हमने उसके चरित्र को ऐसा आधार दे दिया अच्छे संस्कारों का कि वो समय साधना करे, पैसे की इज्जत करे, बचत करे, अर्थ साधना को समझे, इसके महत्व को समझे। ऐसे नहीं कि जाके दुकान पे खड़ा हो गया और कभी भाव ही नहीं पूछा 5 दुकानों पे, क्योंकि 5 दुकानों पे जाने के मेहनत करनी पड़ती है, और दुकान के सामने खड़ा क्योंकि पापा से सीखा है कैसे पैसे फेंके जाते हैं और कैसे अहंकार दिखाया जाता है दुकानदार को। तो दुकानदार तो जानता है ना कि हाँ अब आया अच्छा ग्राहक, ये देगा जो भाव मांगूंगा। तो वो 1 रुपये के 2 रुपये मांग लेता है और आप बड़े खुश होकर फेंकते हो उसके सामने। ये आपके बच्चे ने सीख लिया आपसे। वो जीवन पर्यंत कभी भी अर्थ साधना को नहीं पहचान पाएगा, कभी भी वो बचत नहीं कर पाएगा। और फिर मेहनत की कमाई, नियत की कमाई, नेक नियत की कमाई और मेहनत में विश्वास और अपने हाथों पे विश्वास। हमारा पूरा भारतीय समाज आज हाथ विहीन हो चुका है। हमारे उच्च वर्ग के पास तो हाथ ही नहीं है। वो तो इंतजार करते हैं कि कोई आके मेरे पांव दबाए, कि कोई आके मेरे ये काम कर दे। अगर नौकर ना हो भारत में तो ये घुटनों के बल रेंगने लग जाएंगे। ऐसा हमारा उच्च वर्ग हो गया है। घर में वो काम कर ही नहीं सकते, कोई दूसरा ही करेगा। ऐसे हाथ विहीन हमारा भारत बन गया है। ये सब प्री कॉग्निटिव कमिटमेंट से आते हैं, हमारे संस्कारों से आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि माता पिता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और वो इसलिए बड़ी है कि बकरी का बच्चा तो अपना सॉफ्टवेयर लेके आया है जन्म के साथ ही, लेकिन मानव शिशु कोई सॉफ्टवेयर नहीं लेके आता, और वो इतना विश्वास करके आता है अपने माता पिता पे। ये आत्मा जब परमेश्वर के घर से चली आपके गुरुकुल में भर्ती होने के लिए, आपके स्कूल में भर्ती होने के लिए, आपके घर में जन्म लेने के लिए, जब ये वहाँ से चली तो उसने सबसे बड़ा निर्णय लिया इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का, कि मेरे लिए यही गुरुकुल अच्छा है। मैं यहाँ से ही अपने विकास की यात्रा शुरू करना चाहूँगी और मेरे को यहीं से दिव्य जीवन की दीक्षा मिल सकती है। तो वो आपके दरवाजे पे आता है, वो दिव्य आत्मा आपके दरवाजे पे आती है, आपके गुरुकुल में भर्ती होने के लिए आती है, और आपके परिवार में जन्म लिया, आपके घर में जन्म लिया। इतना बड़ा विश्वास इस ब्रह्मांड का, उस आत्मा का, कि आपके घर में आके जन्म लिया, और हमने ही उस आत्मा के साथ में इतना बड़ा विश्वासघात किया कि हमने उसको सिखाया, कह दे बेटा पापा घर पे नहीं है। अगर वो ये कहेगा कि पापा घर पे नहीं है, कह दे बेटा, तो हम उस आत्मा के साथ में इतना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं कि जो दिव्य जीवन में दीक्षित होने के लिए हमारे गुरुकुल में भर्ती हुई थी, हमारे गुरुकुल में आई थी, हमारे घर में आई थी, हमारी पाठशाला में आई थी, जीवन की पाठशाला में, और हमने उसके साथ में क्या किया। मैं ये संवेदनशीलता पैदा करना चाहता हूँ हर माँ बाप के दिल में, हर माँ बाप के मस्तिष्क में और हर माँ बाप के व्यवहार में, कि वो इतने संवेदनशील हों और वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। इस महान ब्रह्मांड की जिम्मेदारी को समझे कि कैसे एक आत्मा परमेश्वर के घर से चलकर हमारे घर में, हमारे गुरुकुल में भर्ती होती है। तो ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये प्री कॉग्निटिव कमिटमेंट्स हैं, और ये संस्कारों की शक्तियां हैं कि हिरण्यकश्यप, दानवराज हिरण्यकश्यप की नाग कन्या, जो उनकी रानी थी नाग कन्या, जिसका उसने अपहरण करके उसको रानी बना लिया किराड़ू को, वो रानी किराड़ू उसने शिव संकल्प लिया कि मेरा बेटा, मैं ये मानती हूँ कि मेरे बेटे में
डीएनए राक्षस राज का है। मैं जानती हूं कि इसका डीएनए राक्षस राज का है, लेकिन मैं इसके डीएनए को फेल कर दूंगी मेरे शिव संकल्प से, और मैं इसको राक्षस पुत्र नहीं, मैं उसको देव पुत्र बनाऊंगी। और वो किराड़ू ने प्रहलाद को देव पुत्र बनाया, और वो प्रहलाद इस धरती पर, इस विश्व में पहला देव पुत्र था, और उस माता ने उसको देव पुत्र बनाया, और उसने दानवराज हिरण्यकश्यप के आनुवंशिक गुण और उसके डीएनए को पराजित कर दिया अपने शिव संकल्प से, अपने संस्कारों से, अपने दिव्य संस्कारों से, और प्रहलाद को देव पुत्र में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। ये शक्ति है संस्कारों की। दूसरा उदाहरण मैं याद करना चाहूँगा शुक्राचार्य जी की माता को। ऋषि पत्नी थी, शुक्राचार्य जी ऋषि पुत्र थे, दोनों पत्नी पत्नी ऋषि थे। लेकिन शुक्राचार्य जी की माता को विष्णु से द्रोह होने के कारण, अपने विष्णु द्रोह के कारण, उन्होंने अपने ही संतान को देवताओं के दुश्मन बना दिया, देवताओं का प्रतिद्वंदी बना दिया, और दानव के संस्कार देकर दानवों का गुरु बना दिया। ऐसी माता की शक्ति होती है, ऐसे माता पिता के संस्कारों की शक्ति होती है। शुक्राचार्य जी जीवन पर्यंत दानव स्वभाव में स्थापित होकर, दानव गुणों में स्थापित होकर दानवों के गुरु बने रहे। ये शक्ति है इन संस्कारों में। मेरा आप सबसे यही सविनय निवेदन है कि हम अपने बच्चों के लिए संवेदनशील हों, अपने व्यवहार को संभालें, और कम से कम उनके सामने तो ताशपत्ती ना खेलें, उनके सामने तो शराब ना पिए, नशा ना करें, झूठ ना बोलें, और कोई भी दुर्गुणों वाला व्यवहार ना करें, और आपस में भी ना करें पति पत्नी। मेरी आपसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्योंकि आगे की भावी पीढ़ी का हम अपने घर में निर्माण करते हैं, देश में निर्माण नहीं होता, पाठशालाओं में निर्माण नहीं होता है, वहाँ तो कोई सिखाता ही नहीं ये बातें। हमें निर्माण करना है हमारे भारत का, हमें हमारे भारत के भविष्य का, और आगे आने वाली भावी पीढ़ी का हमें निर्माण करना है अपने ही घर में, हमारे ही अपने गुरुकुल में, हमारी अपनी पाठशाला में। आज की वार्ता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो। आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद।